चलिए आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही आम सा सीन इमेजिन करते हैं जो शायद हमारे कई गांवों या कस्बों में बहुत ज़्यादा दिखता है। हाँ, बिल्कुल ज़मीनी हकीकत की बात करते हैं। तो होता क्या है कि किसी सूखे हुए तालाब या गांव के किनारे पड़े खाली चारागाह के इर्द गिर्द किसी ने सालों पहले एक छोटी सी बाउंड्री वॉल बना दी होती है। और वो दीवार बस वहीं रह जाती है। बिल्कुल, दादाजी के समय से वो दीवार वहीं है और धीरे धीरे वो जमीन उस परिवार के आंगन का ही एक हिस्सा बन चुकी है। दशकों बीत गए, किसी ने कुछ नहीं कहा, जी। कोई आपत्ति नहीं उठाता। लेकिन अचानक एक दिन दरवाजे पर एक नोटिस आता है और ये सिर्फ जमीन खाली करने का कोई नॉर्मल सा आदेश नहीं है, बल्कि पूरे 72 लाख रुपए के जुर्माने का बिल है। 72 लाख, ये कोई छोटी रकम नहीं है। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। जिस स्थानीय अधिकारी ने सालों तक इस कब्जे को देखकर भी अनदेखा किया था ना, उस पर सीधे जेल जाने की नौबत आ गई है। ये इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू है। तो आज हम जिन कानूनी दस्तावेजों और रिसर्च नोट्स को डिकोड कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में सरकारी और सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कब्जे यानी अतिक्रमण से जुड़े कानूनों की वर्तमान और बेहद सख्त सच्चाई बयां करते हैं। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, भारतीय न्याय संहिता के नए क्रिमिनल अपडेट्स और मार्च 2026 तक के हाई कोर्ट के उन सख्त निर्देशों का पूरा चिट्ठा है, जिन्होंने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया है। और सच कहूं तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अक्सर एक आम धारणा होती है कि सरकारी जमीन मतलब सबकी जमीन और उस पर कोई भी धीरे से कब्जा कर सकता है। लेकिन आज के ये स्रोत इस पुरानी गलतफहमी को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। इस पूरे परिदृश्य को अगर एक विश्लेषणात्मक नजरिए से देखा जाए तो यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ये मुद्दा सिर्फ जमीन के एक टुकड़े को वापस लेने भर का नहीं है। तो फिर असल मुद्दा क्या है? यह साझा संसाधनों, जिन्हें हम कॉमन रिसोर्सेज कहते हैं, उनके संरक्षण और पूरी कानूनी व्यवस्था के काम करने के तरीके का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मतलब ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है। बिल्कुल नहीं। दशकों से एक अलिखित नियम सा बन गया था कि सार्वजनिक संपत्ति का मतलब है लावारिस संपत्ति। हाँ, जो कोई भी ले सकता है। सही कहा। लेकिन जब कोई कानूनी मशीनरी वास्तव में अपने पूरे तंत्र और नए कानूनों के साथ सक्रिय होती है तो वह सबसे पहले इस मनोवैज्ञानिक धारणा पर चोट करती है, जो कि बहुत जरूरी भी है। एक तालाब या ग्राम सभा की जमीन किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है, बल्कि वह उस पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों की धरोहर होती है। और इसी धरोहर को वापस लेने के लिए जो कानूनी मशीनरी हरकत में आती है, उसका पहला कदम बहुत ही दिलचस्प है और काफी भारी भरकम भी। जी बिल्कुल, शुरुआत ही बहुत सख्त होती है। अगर हम इस प्रक्रिया की शुरुआत को समझें तो जब कोई सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करता है तो प्रशासन का पहला प्रहार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 और धारा 226 के जरिए होता है। ये दोनों धाराएं बहुत ही क्रिटिकल हैं इस पूरे प्रोसेस में। हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि धारा 67 विशेष रूप से सरकारी या ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे के खिलाफ काम करती है। इसमें सहायक कलेक्टर यानी एसडीएम या तहसीलदार को सीधा अधिकार दिया गया है। जी, उन्हें नोटिस जारी करने का पूरा पावर है। हाँ, कि वे नोटिस जारी करें और बेदखली के लिए बल प्रयोग भी करें। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो सिर्फ बेदखली नहीं है, बल्कि उसके साथ आने वाला हर्जाना है, डैमेजेस। बिल्कुल, डैमेजेस का क्लॉज, मैं इसी पर आने वाली थी। जुर्माने का ये क्लॉज ही इस पूरी धारा की असली ताकत है। प्रशासन केवल अतिक्रमण हटाकर शांत नहीं बैठता। तो ये जुर्माना कैलकुलेट कैसे होता है? उस जमीन के बाजार मूल्य और उस पर कितने समय तक कब्जा रहा, इन पैमानों के आधार पर नुकसान का आकलन किया जाता है। मतलब कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। यहाँ कोई तय या फिक्स्ड ऊपरी सीमा नहीं है। यह पूरी तरह से मामला दर मामला तय होता है। अच्छा, तो अगर जमीन महंगी जगह पर है तो जुर्माना भी ज्यादा होगा? बिल्कुल। अगर जमीन किसी प्राइम लोकेशन पर है या किसी कमर्शियल उपयोग में ली जा रही थी तो ये हर्जाना आसानी से लाखों रुपए में जा सकता है। बाप रे! ये एक ऐसा वित्तीय जोखिम है जिसका आकलन अतिक्रमण करने वाला कभी शुरुआत में करता ही नहीं है। और ये वित्तीय जोखिम कितना विशाल हो सकता है, इसका अंदाजा हमारे रिसर्च नोट्स में दिए गए एक विशेष मामले से लगता है, जहां एक अतिक्रमणकारी पर पूरे 72 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। जी, 72 लाख रुपए एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम है। लेकिन यहाँ आकर मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर कोई ये जुर्माना देने से ही मना कर दे तो क्या होगा?
लोग अक्सर यही सोचते हैं कि फाइन ही तो है, नहीं देंगे। हाँ, स्रोत बताते हैं कि इस जुर्माने को आम तरीके से नहीं बल्कि भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू के बकाये की तरह वसूला जाता है। क्या इस लैंड रेवेन्यू वाले टैग का मतलब ये है कि इससे बचने का कानूनी तौर पर कोई रास्ता ही नहीं बचता? देखिए, लैंड रेवेन्यू या भू राजस्व की तरफ वसूली का मतलब यही है कि राज्य के पास अपने पैसे निकालने के सबसे असीमित और कड़े अधिकार आ जाते हैं। असीमित अधिकार मतलब प्रशासन क्या-क्या कर सकता है? जब किसी बकाये को भू राजस्व मान लिया जाता है, तो प्रशासन सीधे तौर पर व्यक्ति के बैंक खाते सीज कर सकता है, उसकी अन्य निजी संपत्तियों को कुर्क कर सकता है। अच्छा, घर की कुर्की तक हो सकती है? जी हाँ, और यहाँ तक कि गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकता है। ये तो सच में बहुत सख्त है। इसके अलावा अगर हम धारा 226 पर गौर करें, जो विशेष रूप से सार्वजनिक सड़क, रास्ते या ग्राम की साझा भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ी हैं, तो वहां भी दंड के बहुत स्पष्ट प्रावधान हैं। हाँ, जो रास्ते रोक लेते हैं लोग। बिल्कुल। सार्वजनिक रास्तों के मामले में ये जुर्माना कम से कम 1,000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक हो सकता है, जबकि अन्य मामलों में ये 500 से 5,000 रुपए के बीच रहता है। और अगर कोई बार बार यही करे तो? सबसे अहम बात यही है, अगर कोई व्यक्ति बार बार अतिक्रमण करने का आदी है तो प्रशासन उससे पर्सनल बॉन्ड तक भरवा सकता है, जो भविष्य में ऐसा न करने की एक कानूनी गारंटी होती है। इसे समझने के लिए एक दिलचस्प एनालॉजी लेते हैं। ये स्थिति कुछ किसी बहुत ही महंगे और गैर कानूनी रेंटल एग्रीमेंट की तरह है। रेंटल एग्रीमेंट? वो कैसे? मतलब किसी ने बिना पूछे एक प्राइम लोकेशन घेर ली, सालों तक उसका मुफ्त इस्तेमाल किया और फिर अचानक कई सालों बाद प्रशासन ने बैकडेट से लाखों रुपए का बिल हाथ में थमा दिया। हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। कोई भी व्यक्ति जब किसी ग्राम सभा की जमीन पर अपनी बाउंड्री वॉल बना रहा होता है, तो वो इतने भारी भरकम बैकडेटेड बिल की उम्मीद तो कतई नहीं करता है। बिल्कुल नहीं, वो तो सोचता है मुफ्त की जमीन मिल गई। लेकिन रुकिए, अगर वित्तीय जोखिम इतना ही बड़ा है, मतलब प्रशासन बेदखल कर सकता है, लाखों का जुर्माना लगा सकता है, संपत्तियां कुर्क कर सकता है, तो फिर लोग सार्वजनिक जमीन पर कब्जा छोड़ते क्यों नहीं हैं? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। पीढ़ियों तक लोग इन जमीनों पर जमे कैसे रहते हैं? कुछ तो वजह होगी। इस सवाल का सीधा जवाब संपत्ति और जमीन के कानूनों से जुड़ी एक बहुत बड़ी भ्रांति में छिपा है, जिसे कानूनी भाषा में एडवर्स पोजेशन या प्रतिकूल कब्जा कहा जाता है। अच्छा, एडवर्स पोजेशन, ये तो बहुत सुना है। आम जनमानस में ये बात बहुत गहराई तक बैठी हुई है कि अगर किसी ने जमीन के एक टुकड़े पर एक लंबे समय तक शांतिपूर्वक और बिना किसी कानूनी रोकठोक के कब्जा बनाए रखा है, वो जमीन उसकी हो जाती है। जी, लोग ऐसा ही मानते हैं कि कानूनन वो जमीन अंततः उसी की हो जाती है। इसी गलतफहमी के सहारे लोग दशकों तक सरकारी जमीनों पर बैठे रहते हैं, ये सोचकर कि समय बीतने के साथ उनका ये अवैध कब्जा एक वैध मालिकाना हक में बदल जाएगा। बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है और मुझे लगता है कि ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। हाँ, पूछिए। प्रॉपर्टी की दुनिया में अक्सर ये नियम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सुनाया जाता है कि अगर किसी ने 12 साल से ज्यादा समय तक किसी जमीन पर कब्जा कर लिया और असली मालिक ने कोई आपत्ति नहीं जताई, तो 12 साल बाद वो जमीन कब्जा करने वाले की हो जाती है। हाँ, 12 साल वाला नियम बहुत फेमस है। तो क्या सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों के मामले में ये 12 साल वाला नियम पूरी तरह से शून्य है? मतलब क्या इसमें कोई भी अपवाद नहीं है? देखिए, कानून इस मामले में निजी संपत्ति और सार्वजनिक धरोहर के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी लकीर खींचता है। मतलब दोनों के लिए अलग-अलग नियम है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स ने अपने फैसलों में बार बार ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी जमीन पर कितने भी साल पुराना कब्जा क्यों ना हो, चाहे वो 50 साल पुराना हो, चाहे वो 12 साल हो, 50 साल हो या उससे भी ज्यादा हो, एडवर्स पोजेशन का अधिकार कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अरे वाह! इसका मतलब सरकार कभी अपना हक नहीं खोती। इसके पीछे का तर्क बहुत ही ठोस है। सरकारी जमीन या सार्वजनिक संसाधन किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होते हैं। सरकार इन संसाधनों की मालिक नहीं है। तो फिर कौन है मालिक? सरकार जनता की ओर से सिर्फ एक ट्रस्टी या केयरटेकर है। इसलिए कोई भी निजी व्यक्ति जनता की साझा संपत्ति पर अपने निजी मालिकाना हक का दावा इस आधार पर नहीं कर सकता कि उसने वहां लंबा समय बिता लिया है। तो वो जो कहावत है कि पुराना कब्जा मतलब पक्का कब्जा, वो पूरी तरह से आधारहीन है। और जब कानूनी कार्रवाई होती है तो यही गलतफहमी लोगों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 50 साल पुराना शांतिपूर्ण कब्जा भी रातों रात
जीरो हो सकता है। बिल्कुल जीरो हो सकता है। ये साफ हो गया कि समय बीतने के साथ मालिकाना हक कभी नहीं मिलता और पकड़े जाने पर मामला दर मामला लाखों का जुर्माना तय हो सकता है। सही कहा आपने। लेकिन फिर भी एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल दिमाग में आता है, जमीनी हकीकत में ये कब्जे होते कैसे हैं? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब कोई रातों रात तो किसी ग्राम सभा की जमीन या चारागाह पर पक्का मकान नहीं खड़ा कर देता। इसमें महीनों लगते हैं, ईंटें आती हैं, निर्माण होता है। बिल्कुल, रातों रात कुछ नहीं होता। तो क्या ये संभव है कि स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक ना लगे? इस पूरी व्यवस्था के काम करने के तरीके को समझने पर ये साफ दिखता है कि इसका जवाब सिस्टम के अंदर छिपी मौन सहमति में है। और उसके खिलाफ अब बन रहे नए क्रिमिनल कानूनों में भी है। तो प्रशासन की इस मौन सहमति को तोड़ने के लिए कानून में क्या बदलाव हुए हैं? ये अतिक्रमण के पूरे इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ऐतिहासिक रूप से अवैध कब्जे को केवल एक सिविल या राजस्व विभाग की समस्या माना जाता था। मतलब कोई पुलिस केस नहीं होता था। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि बेदखली का नोटिस आ जाएगा और जुर्माना लग जाएगा। लेकिन अब कानूनी नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। अब इसे कैसे देखा जाता है? गंभीर मामलों में अतिक्रमण अब सिर्फ एक राजस्व का मामला नहीं रहा, बल्कि यह सीधे तौर पर एक क्रिमिनल केस बन जाता है। क्रिमिनल केस मतलब अब सीधे पुलिस इन्वॉल्व होती है? जी, कब्जा करने वाले व्यक्ति पर पुरानी आईपीसी की धारा 447, जिसे आपराधिक अतिचार या क्रिमिनल ट्रेसपास कहा जाता है, या फिर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के नए समकक्ष नियमों के तहत सीधे आपराधिक मुकदमा चल सकता है। तो इसमें सजा क्या है? इसमें 3 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। 3 महीने की कैद और क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि असली गेम चेंजर नियम अतिक्रमण करने वाले के लिए नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के लिए है जो इसे होने देता है। आप बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 316 का जिक्र यहाँ बहुत प्रमुखता से किया गया है। इस पूरी कानूनी लड़ाई में बीएनएस की धारा 316 सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बनकर उभरी है। ये धारा 316 एग्जैक्टली है क्या? ये धारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या आपराधिक विश्वासघात से जुड़ी है। मतलब धोखा देना? हाँ, अब तक होता यह था कि स्थानीय अधिकारी जैसे लेखपाल या ग्राम प्रधान अतिक्रमण देखकर भी आंखें मूंद लेते थे, क्योंकि उन पर कोई व्यक्तिगत कानूनी आंच नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि मेरी जमीन थोड़ी है, मैं क्यों दुश्मनी लूं? बिल्कुल, लेकिन अब कानून कहता है कि अगर इन जिम्मेदार लोगों ने अवैध कब्जे की सूचना नहीं दी या अपनी मिलीभगत से उसे होने दिया, तो उन पर बीएनएस की धारा 316 के तहत आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। बाप रे, मतलब अब अधिकारी भी बच नहीं सकते। जी, ये कानून सीधे तौर पर उस पूरी मशीनरी को जवाबदेह बना रहा है जिसे जनता की संपत्ति की रक्षा के लिए तैनात किया गया था। तो इस सब का जमीनी स्तर पर असल मतलब क्या है? हाँ, इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक एनालॉजी से समझना आसान होगा। ये स्थिति सिर्फ किसी बैंक में चोरी करने वाले लुटेरे को पकड़ने और उसे सजा देने जैसी नहीं रह गई है। ये नए कानून का वो रूप है जहां उस सिक्योरिटी गार्ड और बैंक मैनेजर को भी हथकड़ी पहनाई जा रही है। बिल्कुल सही कहा। जिन्होंने लुटेरे को तिजोरी तक जाते हुए देखा, लेकिन जानबूझकर अलार्म नहीं बजाया। अधिकारियों पर आपराधिक विश्वासघात का ये चार्ज लगाना वास्तव में पूरे सिस्टम के मनोविज्ञान को बदल देता है। ये एनालॉजी इस बदलाव के पीछे के तंत्र को बहुत सटीकता से समझाती है। कानून बनाने वालों ने ये पहचान लिया है कि जब तक स्थानीय प्रशासन की मौन सहमति या अनदेखी शामिल ना हो, तब तक कब्जा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, तब तक किसी भी सार्वजनिक जमीन पर स्थायी कब्जा करना लगभग असंभव है। इसलिए जब एक लेखपाल या ग्राम प्रधान को ये साफ तौर पर पता होगा कि अब उनकी नौकरी और आजादी खतरे में है, अजी, कि किसी और के द्वारा किए गए अतिक्रमण को नजरअंदाज करने की कीमत उन्हें खुद जेल जाकर चुकानी पड़ सकती है, तो इस इकोसिस्टम में पनपने वाली मिलीभगत अपने आप खत्म होने लगती है। डर का माहौल बन जाता है। ये डर ही वो कारण है जो कागजी कानूनों को जमीनी हकीकत में लागू करवाता है। और यही डर शायद वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम मार्च 2026 में इस विषय पर इतनी गंभीरता से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, समय के साथ चीजें बहुत बदल गई हैं।
कानूनों के आर्थिक दंड और इस नए क्रिमिनल एंगल को समझने के बाद अब ये समझना जरूरी है कि हाल ही में ऐसा क्या हुआ जिसने उत्तर प्रदेश की पूरी प्रशासनिक मशीनरी, मतलब जिले के डीएम से लेकर गांव के लेखपाल तक, सबको अचानक इतने भारी एक्शन मोड में ला दिया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। हमारे रिसर्च नोट्स 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए कुछ बहुत ही सख्त और स्पष्ट निर्देशों की ओर इशारा करते हैं। जी, वर्तमान में जो प्रशासनिक सक्रियता दिख रही है वो सीधे तौर पर न्यायपालिका के एक निर्णायक दखल का परिणाम है। तो हाईकोर्ट ने ऐसा क्या आदेश दिया था? 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी और जन उपयोग की जमीनों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए एक बेहद सख्त आदेश पारित किया। मतलब सिर्फ एक सर्कुलर नहीं था? नहीं, ये कोई सामान्य विभागीय सर्कुलर या सुझाव नहीं था जिसे प्रशासन अपने हिसाब से लागू कर सके। ये एक स्पष्ट अल्टीमेटम था। अल्टीमेटम किस चीज के लिए? न्यायालय ने विशेष रूप से तालाबों, चारागाहों और अन्य सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया है। और इस आदेश का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है वो है इसकी समय सीमा। हाईकोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए सिर्फ 90 दिनों की एक बहुत ही सख्त डेडलाइन तय की है। जी, सिर्फ 90 दिन। 90 दिनों के भीतर भारी जुर्माने के साथ बेदखली की कार्रवाई सुनिश्चित करनी है। यहाँ मुझे थोड़ी सी हैरानी होती है। हैरानी किस बात की? देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जिसमें 75 जिले और लाखों गांव हैं, जहां पीढ़ियों से यानी दशकों से कब्जे चले आ रहे हैं। क्या वहां 90 दिन की ये डेडलाइन व्यवहारिक रूप से संभव भी है? ये सवाल बहुतों के मन में आता है। या ये सिर्फ कागजों पर दबाव बनाने की एक कूटनीति है? इस अल्टीमेटम की सख्ती को समझने के लिए हमें इसके पीछे के बड़े उद्देश्य को देखना होगा। ये अल्टीमेटम इसलिए नहीं दिया गया है कि 90 दिनों में हर एक इंच जमीन मापी जा सके। तो फिर इसका असली मकसद क्या है? ये इसलिए दिया गया है ताकि प्रशासन की सुस्ती को तोड़ा जा सके। न्यायालय ने विशेष रूप से तालाबों और जल स्रोतों को अपना मुख्य निशाना क्यों बनाया है, ये समझना सबसे जरूरी है। हाँ, तालाबों पर ही इतना फोकस क्यों? ये सिर्फ जमीन के मालिकाना हक का कोई सिविल विवाद नहीं है। ये असल में पर्यावरण और गांव के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने का एक आपातकालीन उपाय है। पर्यावरण वाला ये एंगल बहुत सी चीजों को स्पष्ट कर देता है। अगर हम गहराई से सोचें तो दशकों से गांवों में जो तालाब प्राकृतिक रूप से बरसात के पानी को जमा करते थे, जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते थे, हाँ, उन पर लोगों ने मिट्टी डालकर उन्हें समतल कर दिया, वहां घर बना लिए या खेती शुरू कर दी। इसका सीधा और भयानक असर ये हुआ कि गांवों का भूजल स्तर यानी ग्राउंड वाटर लेवल तेजी से नीचे चला गया है और एक बड़ा जल संकट पैदा हो गया है। बिल्कुल सही कहा। इस पारिस्थितिक संकट ने ही न्यायपालिका को इतना सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया है। जब एक तालाब पर कब्जा होता है तो सिर्फ ग्राम सभा की जमीन कम नहीं होती, बल्कि पूरे गांव का पानी छिन जाता है। जी, पूरे गांव की जल सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। उसी तरह जब चारागाहों पर अतिक्रमण होता है तो उसका सीधा असर पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। इसलिए 2025 और 26 में हम जो देख रहे हैं, जहां हर जिले के जिलाधिकारी और एसडीएम लगातार टास्क फोर्स बनाकर काम कर रहे हैं, वो सिर्फ जमीन खाली कराने के लिए नहीं है। बिल्कुल, वो सिर्फ सरकारी खजाना भरने की कवायद नहीं है। ये अदालत की अवमानना से बचने और एक बड़े पर्यावरणीय संकट को टालने की जद्दोजहद है। मतलब ये डू और डाई वाली सिचुएशन हो गई है। 90 दिन का ये अल्टीमेटम ये संदेश देता है कि अब किसी भी तरह की प्रशासनिक देरी या बहानेबाजी के लिए कोई जगह नहीं बची है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों और कानूनी अपडेट्स को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। उत्तर प्रदेश में आज के समय में सार्वजनिक या सरकारी जमीन पर कब्जा करना किसी भी तरह से कोई लो रिस्क काम नहीं रह गया है। जी हाँ, पुराने समय की वो धारणा अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जहां लोग सोचते थे कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने में कोई नुकसान नहीं है। यूपी राजस्व संहिता की धारा 67 और 226 के तहत अब अनिश्चितकालीन और लाखों रुपए के भारी जुर्माने का खतरा है। और इसे भू राजस्व की तरह वसूला जाना भी एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि संपत्तियां और बैंक खाते कुर्क होने से बच नहीं सकते। इसके साथ ही दशकों पुराना वो एडवर्स पोजेशन या 12 साल में मालिकाना हक मिलने वाला भ्रम भी न्यायालय द्वारा पूरी तरह से तोड़ा जा चुका है। अब कोई ये बहाना नहीं बना सकता कि मैं तो 50 साल से रह रहा हूं। हाँ, और इन सब से ऊपर
मिलीभगत करने वाले अधिकारियों और प्रधानों तक पर बीएनएस की धारा 316 के तहत क्रिमिनल केस का डर और हाई कोर्ट का वो 90 दिन वाला सख्त अल्टीमेटम, इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर उस पूरे परिदृश्य को जड़ से बदल दिया है। जो दशकों से एक मौन सहमति के तहत काम कर रहा था। ये पूरा घटनाक्रम इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि जब कानून सिर्फ पन्नों पर रहने के बजाय पूरी इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाता है तो व्यवस्था कैसे काम करती है। अधिकारियों की जवाबदेही तय करना भी इसी का हिस्सा है। हाँ जी, अधिकारियों की जवाबदेही तय करना और सार्वजनिक संसाधनों को वापस उनके मूल स्वरूप में लाने का ये प्रयास कानूनी इतिहास में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जाएगा। और इसी बड़े बदलाव के बीच एक बहुत ही गहरा विचार है जो हमारे आज के इन रिसर्च नोट से भी आगे की सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? हाई कोर्ट की इस सख्ती और 90 दिन के अल्टीमेटम के बाद मान लीजिए कि यूपी के लाखों गांवों से तालाबों और चारागाहों से ये सारे अवैध कब्जे हटा लिए जाते हैं। प्रशासन बुलडोजर चलाकर सारी जमीनें खाली करा लेता है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन खाली कराई गई जमीनों का भविष्य क्या होगा? क्या वे वास्तव में अपने पुराने प्राकृतिक स्वरूप में, यानी हरे भरे चारागाहों और साफ पानी से लबालब भरे तालाबों के रूप में लौट पाएंगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। या फिर ये खाली कराई गई जमीनें सिर्फ एक और नए सरकारी प्रोजेक्ट का इंतजार करती हुई कंक्रीट के किसी ढांचे के लिए तैयार की गई बंजर जमीनें बनकर रह जाएंगी? अतिक्रमण हटाना तो शायद पहला कदम है। बिल्कुल, लेकिन उस साझा धरोहर को वापस जिंदा करना अपने आप में एक अलग चुनौती है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आने वाले समय में जरूर नजर रखी जानी चाहिए। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।